नमस्कार साथियों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक नई क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी पेडागोजी का क्लास नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा कौशल। भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल। हम लोग आज देखेंगे भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे भाषा कौशल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं भाषा कौशल का अर्थ। भाषा कौशल का अर्थ क्या होता है, इसको सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो इसका अर्थ है भाषा कौशल का तात्पर्य होता है कि मनुष्य अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो इसे भाषा कौशल कहते हैं। देखिए, इसमें जो भाषा कौशल का अर्थ बताया गया है, जिसमें जो मनुष्य होता है, छात्र या बच्चे जो भी है, इसमें क्या है बोलकर या लिखकर दूसरों के समक्ष, दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या किया जाता है, अपनी बातों को रखा जाता है या संप्रेषण किया जाता है, जिससे सामने वाला क्या करता है हमारी बातों को समझ सके, उसको बोला जाता है भाषा कौशल। भाषा कौशल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। तो भाषा कौशल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, या फिर भाषा कौशल के माध्यम से अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों के समक्ष सही रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह रहा आपका भाषा कौशल का अर्थ। आगे देखते हैं भाषा कौशल के जो प्रकार होते हैं उनको देख लेते हैं। भाषा कौशल के प्रकार, तो भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं इसको देख लेते हैं। तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं, जो आपके क्रम वाइज बता देता हूँ। भाषा कौशल के प्रकार, पहला है आपका श्रवण कौशल, इसको बोलते हैं सुनना। दूसरा है आपका वाचिक या मौखिक कौशल, इसको बोलते हैं बोलना। तीसरा है आपका पठन कौशल, पठन कौशल को बोलते हैं पढ़ना। चौथा है आपका लेखन कौशल, लेखन कौशल मतलब होता है लिखना। ठीक, ये 4 कौशल आपके बताए गए हैं भाषा कौशल के अंतर्गत। श्रवण कौशल जिसको सुनना बोलते हैं, वाचिक या मौखिक कौशल जिसको बोलना कहते हैं, पठन कौशल पढ़ना, और आपका लेखन कौशल लिखने से संबंधित होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक है आपका सुबोपली। ठीक, इसको याद रखेंगे सुबोपली। सु से क्या होता है आपका सुनना, ब से होता है बोलना, और प से होता है पढ़ना, और ल से होता है लिखना। तो ये आपका सी-टेट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है आपका, और ये आईएमपी भी है, क्योंकि इसका जो क्रम है, क्रम को क्या किया जाता है, सी-टेट पूछता है कि जो भाषा कौशल का क्रम है उसको सही क्रम में व्यवस्थित
कीजिए। तो आपको एक ट्रिक लगाना है, शुभोपल्ली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यदि ये आपका शुभोपल्ली न देकर आपका यदि श्रवण, वाचिक, पठन और लेखन दिया तो भी आपको क्या है, घबराने की बात नहीं। यदि ये आपका ट्रिक याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बना ले जाएंगे। जैसे सुनना, सुनना को हम लोग श्रवण, श्रवण यानी क्या होता है, सुनना होता है, तो सुनने से रिलेट करेंगे। बोलना, बोलना क्या होता है, मौखिक रूप से बोलना, या वाचन करना, वाचन मतलब क्या होता है, बोलना ही होता है, तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं। पठन, पठन मतलब ये तो पढ़ना, और लेखन मतलब क्या होता है, लिखना। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप क्या है, पठन और जो श्रवण, वाचिक, पठन और लेखन है, इसको भी आप लोग बड़ी सरलता के साथ बना लेंगे। आगे चलते हैं। आगे अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे कि पूर्ण रूप में होता क्या है, कैसे कार्य करता है, कौन कौन से अंग की आवश्यकता होती है इसको समझने, बोलने, सुनने के लिए। इसको हम लोग आगे क्रमवार देखते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं श्रवण कौशल को। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल को देखते हैं। श्रवण कौशल क्या होता है, पूर्ण रूप में इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो श्रवण कौशल का संबंध कर्ण यानी कानों से होता है। ठीक, जो श्रवण कौशल होता है उसका संबंध किसे, कर्ण, कर्ण यानी क्या होती है, कान, कानों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बात को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका संबंध किससे होता है, कानों से। ठीक है, जिसके माध्यम से हम सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक, ये रहा आपका पूर्ण इसका अर्थ। श्रवण कौशल का संबंध किससे होता है, कानों से होता है, कर्ण से होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनकर उन शब्दों का अर्थ हम लोग ग्रहण करते हैं। उसका संबंध किससे होता है, श्रवण कौशल से होता है, जिसका मतलब होता है सुनना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ठीक, अब देख लेते हैं इसका कुछ उदाहरण। तो उदाहरण में हम लोग कौन कौन सी चीज को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। जैसे कविता, कहानी, कविता हो गया, कविता सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। ठीक है, भाषण, वाद विवाद। ठीक, तो इस तरीका से जो ये जो उदाहरण बताया मैं, कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनकर उसका अर्थ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। श्रवण कौशल का महत्व, श्रवण कौशल का महत्व क्या क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम पहला, बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लगता है। वे ध्वनियों को सुनकर प्रतिक्रिया करता है। ठीक, ये आपका जो बच्चा जैसे जन्म लेता है तो जन्म उपरांत वो क्या करता है, सुनने लगता है। ठीक है, तो जिस प्रकार की वहां पर ध्वनि उत्पन्न होगी, जो बोला जाएगा, तो उनको ही सुनकर वह शब्दों को समझ नहीं सकता, लेकिन उनको सुनकर क्या करता है, वह प्रतिक्रिया देता है। तो ये रहा इसका महत्व। अगला देखते हैं, अगला है आपका श्रवण कौशल। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। ठीक, ये भी टॉपिक याद रखिएगा। जो श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है, क्योंकि सर्वप्रथम जो हमारी भाषा कौशल प्रारंभ होता है वह सुनने से ही प्रारंभ होता है। जैसे हम लोग कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद जो बोलते हैं, बोलने के बाद जो पढ़ते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से जो क्रम में चलता है, सर्वप्रथम क्या है आपका, सुनना, श्रवण कौशल। तो ये अन्य भाषाओं को के विकास में भी क्या है, आपका जो श्रवण कौशल होता है वह सहायक होता है। ये भी इसका महत्व है। अगला देखते हैं, अगला है आपका इससे लेखन कौशल में सहायता होती है। ठीक,
देखिए, इसमें लेखन कौशल सहायता होती है। जब हम क्या करते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सुनकर सही तरीके से लेखन कार्य भी कर सकते हैं। तो ये लेखन कार्य में भी सहायता, ये नहीं कि सिर्फ लेखन कार्य, ये सभी कौशलों में सहायक होती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसको देखते हैं। आपका पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास। ठीक, इसमें श्रवण कौशल का पहला उद्देश्य क्या है, जैसे किसी चीज को हम लोग सुनते हैं तो सुनकर उसे अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, अगला है आपका छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि। ठीक, जैसे हम लोग कोई भाषा बोलते हैं या साहित्य जैसे रहता है रचना, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या है, रुचि उत्पन्न करता है। जैसे कोई कहानी बता रहा है, कुछ जो क्या है आपका साहित्य चीजें बता रहा है, जिसको सुनने से हमारे मन में क्या है, रुचि उत्पन्न होता है, उसको सुनने की इच्छा जागृत होती है। तो इसमें भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला है आपका छात्रों की मौलिकता में वृद्धि। इसमें जो छात्रों की मौलिकता में वृद्धि का तात्पर्य क्या है, जैसे उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, मौलिक गुण होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इन सभी के बारे में उसमें जानने की वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है आपका, अगला देखते हैं। अगला है स्वराघात बलाघात उतार चढ़ाव के साथ अर्थ ग्रहण करना। ठीक, ये आपका है स्वराघात बलाघात उतार चढ़ाव के साथ अर्थ ग्रहण करना। ठीक, अब इसमें स्वराघात मतलब एक लय में क्या करना है, आपको स्वर के साथ, आपको लय के साथ बोलना है। बलाघात का मतलब क्या है, कहाँ पास अत्यधिक आवाज में बोलना है, कहाँ पास रुकना है, ये सब क्या होता है, बलाघात के अंतर्गत है। उतार चढ़ाव मतलब लय के साथ। जैसे हम लोग किसी चीज कविता कहानी जैसे कहते हैं, तो कविता कहने का अलग ढंग होता है, कविता कहानी कहने का अलग ढंग होता है। कविता को हम लोग लयबद्ध उतार चढ़ाव के साथ कहते हैं। इस तरीके से उसमें स्वराघात बलाघात उतार चढ़ाव के साथ अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करता है कौन, श्रवण कौशल। अगला देखते हैं। अगला है आपका धैर्य पूर्वक सुनने की योग्यता का विकास। ठीक, जैसे हम लोग कोई बोल रहा है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य रूप में हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। जैसे अत्यधिक क्या है आपका, कोई कविता कहानी बता रहा है, जिसको ध्यान पूर्वक हम लोग सुन रहे हैं, तो वह क्या होता है, धैर्य पूर्वक सुनने की योग्यता का विकास हमारे अंदर ये श्रवण कौशल करता है। ठीक, आगे इसी में श्रवण कौशल से संबंधित, तो इसमें है आपका श्रवण कौशल की विधियां। इसमें श्रवण कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जानते हैं। क्या क्या होता है, पहला है आपका सस्वर विधि। ठीक, इसमें क्या करते हैं, सस्वर विधि में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आदर्श रूप में वाचन व श्रवण। ठीक, आदर्श रूप में वाचन व श्रवण। ठीक, ये आपका क्या स्वर पठन होता है, मतलब सही तरीके से आदर्श रूप में उसका क्या करना, सुनना या श्रवण करना या वाचन करना। ठीक, दूसरा विधि है आपका, दूसरा है कहानी कहना व सुनना। ये विधि है जिसमें कोई कहानी कह रहा है या कहानी बोल रहा है या कहानी सुन रहा है, इसमें श्रवण कौशल की विधि के अंतर्गत आता है। जैसे कोई कहानी कहना, बोल के कहना, कहानी सुना, कोई कह रहा है उसको लोग सुन रहे हैं, ये किसकी विधि है, आपकी श्रवण कौशल की विधि है। अगला है आपका प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, तत्काल जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, जिसको हम सुन रहे हैं उसका जवाब दे सकते हैं, ये आपका प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आता है। अगला है आपका श्रुतलेख।
श्रुतलेख विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, श्रुतलेख विधि के अंतर्गत क्या होता है, जो हम लोग सुनते हैं उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं या लिखते हैं, तो उसको बोला जाता है श्रुतलेख विधि। अगला है आपका भाषण विधि। भाषण विधि, ठीक, ये आपका भाषण विधि मतलब जैसे कोई भाषण बोल रहा है तो उसमें हम लोग सुनते हैं उसके भाषण को, या हम स्वयं बोलकर क्या करते हैं, बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है, तो ये भाषण विधि के अंतर्गत आता है। तो ये 5 तरह के सस्वर विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, श्रुतलेख विधि और भाषण विधि, ये किसके टाइप से हैं, आपके श्रवण कौशल के टाइप से हैं, प्रकार हैं, याद रखिएगा। आपका आगे है आपका श्रवण कौशल हेतु दृश्य श्रव्य साधन, ठीक। तो श्रवण कौशल को रुचिकर बनाने हेतु जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वह क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें है ग्रामोफोन, ग्रामोफोन होता है, आपका रेडियो हो सकता है, रेडियो, इसके अतिरिक्त आपका चलचित्र भी हो सकता है, इसके अतिरिक्त आपका वीडियो या फिर कंप्यूटर, ये आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। इसमें सुनकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनकर देखकर अपने जो श्रवण कौशल है दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम लोग अपने श्रवण कौशल को बेहतर बना सकते हैं, ठीक। इतना हुआ। अब दूसरा नंबर देखते हैं, अगला आपका कौशल कौन सा है, दूसरा है आपका मौखिक कौशल। मौखिक या इसी को हम लोग बोलते हैं वाचिक कौशल। देखते हैं मौखिक या वाचिक कौशल होता है क्या है इसके बारे में। तो ये बोलकर अपने भावों को व्यक्त करना ही मौखिक कौशल कहलाता है, ठीक। इसमें जो मौखिक या वाचिक कौशल, इसमें बोलकर अपने भावों को व्यक्त करना, दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या करना, व्यक्त करना, बोलकर, वह क्या कहलाता है, आपका मौखिक कौशल कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, रखते हैं, जिससे वह क्या व्यक्ति सामने वाला समझ आता है, वह क्या है, मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। मौखिक कौशल का महत्व, मौखिक जो कौशल होता है, मौखिक कौशल, उसका महत्व क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो पहला है आपका मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज माध्यम होता है, ठीक। जो मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज माध्यम होता है, मतलब जैसे किसी व्यक्ति के समक्ष हम लोग बोलकर अपनी भाषा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावों को व्यक्त कर रहे हैं, तो वह क्या है, सहज माध्यम हो जाता है। एक दूसरे व्यक्ति जो है आपस में चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, तो एकदम सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी बातों को सहज तरीके से सामने वाले के समक्ष रख सकते हैं। यह है आपका मौखिक भाषा का महत्व। दूसरा होता है मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण व अभ्यास के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक। इसमें अगला है मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण व अभ्यास के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग सामने वाले से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस ढंग से क्या है, हमको बोलने का तरीका भी पता चलता है, और उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत किस तरह से पड़ती है उसका भी पता चल जाता है, ठीक। अगला है आपका, अगला देखते हैं विचारों की सरलता से आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे हमारे जो विचार हैं, विचारों की जो सरलता से आदान प्रदान, जो विचार है उनको सरलता से आदान प्रदान किया जा सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को आसानी से समझता है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है आपका मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। जो मौखिक अभिव्यक्ति
व्यक्ति की विशेषताएं। जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इनके बारे में देखते हैं। पहला, स्पष्टता। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति में स्पष्टता होनी चाहिए, ये इसकी विशेषता है। स्पष्ट होने चाहिए, मतलब सामने वाले को जो बोल रहे हैं शब्द वो समझ आने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ शुद्धता, शुद्धता का भी होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध मौखिक अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तब तक सामने वाला हमारे बातों को नहीं समझ पाएगा, तो इसके लिए शुद्धता होनी चाहिए। इसके अधिक मधुरता, मधुरता भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग किसी को बोल रहे हैं तो गुस्से में बोल रहे हैं, ज्यादा आवाज से बताया कि सामने वाला क्या है, हमारे प्रति हमारी बातों को सही से नहीं सुन रहा है, तो उसके लिए जो हमारे शब्द है उसमें मधुरता होनी चाहिए। जो हम लोग बोल रहे हैं वो सरल होना चाहिए, जो सामने वाला क्या है हमारे शब्दों को सही रूप में सुने व समझे, तो मधुरता होना आवश्यक है। ठीक, अगला है आपका प्रवाहमय। मतलब जो बातें कह रहे हैं वह सरल व आपका प्रवाहमय तरीके से होना चाहिए, जिससे वह क्या है सामने वाला हमारी बातों को समझ जाए। अगला है आपका स्वाभाविकता। स्वाभाविकता का मतलब होता है जो हम बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो सामने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उसको लगना चाहिए कि स्वभाव, हमारे स्वभाव से, हमारी बातों से वो हमारे स्वभाव को क्या करते हैं, जानते हैं, तो उसमें स्वाभाविकता का होना भी आवश्यक है। ये ही आपकी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता। अब अगला जो इसी में देखते हैं, मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण की विधियां। इसमें कौन कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण की जो विधि क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें है आपका पहला वार्तालाप। मतलब जो शिक्षण कार्य है, मौखिक जो शिक्षण है वह किसके किसके द्वारा किया जा सकता है, क्या क्या विधियां हैं, इसके लिए है पहला वार्तालाप। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, बातचीत, उसको बोलते हैं वार्तालाप के द्वारा। श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। दूसरा है आपका सस्वर वाचन करके। तीसरा है आपका प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। चौथा है आपका कहानी सुनना व कहना। अगला है आपका चित्र वर्णन। अगला है आपका वाद विवाद। ठीक, इतने तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मौखिक अभिव्यक्ति है, हमारा जो मौखिक कौशल है, बोलने का कौशल, उसको विकसित कर सकते हैं वार्तालाप करके, स्वर वाचन करके, कुछ पढ़कर, प्रश्नोत्तर विधि, आमने सामने प्रश्नोत्तर विधि करके, कहानी कहकर या सुनकर, या फिर चित्र है उसके बारे में वर्णन करके, या वाद विवाद आने, हम लोग दो व्यक्ति आपस में वाद विवाद कुछ चर्चाएं बातें करेंगे, इससे संबंधित जो विधि है हमारा, उससे हम लोग जो मौखिक कौशल हमारा बहुत अच्छा होता है। ठीक, अगला यहीं पास जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उससे बता देता हूं मैं, नोट करके लिखिएगा और इसको IMP करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक, इसमें है सुनना और पढ़ना। ये दो कौशल किसके अंतर्गत आते हैं, ये दो कौशल आते हैं हमारे ग्रहणात्मक कौशल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सुनना और पढ़ना है वह कौन सा कौशल है, ग्रहणात्मक। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनकर या पढ़कर कुछ चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है आपका बोलना बोलना और लिखना। बोलना और लिखना, ये दो कौशल क्या होते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल, ये दो होते हैं आपका, जो बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक, मतलब इसके द्वारा हम लोग जो सामने वाला व्यक्ति है उसको समझा सकते हैं, बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये दो कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना और पढ़ना आपका ग्रहणात्मक कौशल, और बोलना और लिखना आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। ये रहा हमारा मौखिक कौशल। अब अगला देखते हैं, तीसरा क्रम का है आपका पठन
कौशल। पठन कौशल है आपका। पठन कौशल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पठन कौशल होता है आपका पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही पठन कौशल कहलाता है। इतना। अब देखते हैं पठन कौशल के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं पठन कौशल के प्रकार। पठन कौशल के प्रकार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं पठन कौशल। तो पठन कौशल को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका सस्वर पठन और वहीं दूसरा होता है मौन पठन। मौन पठन। ठीक, तो इस तरीके से पठन कौशल के प्रकार दो होते हैं, सस्वर पठन और एक होता है मौन पठन। अब देखते हैं स्वस्वर पठन होता है उसको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक, कौन कौन सा उसको देख लेते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिक पठन और दूसरा होता है आपका सामूहिक पठन। ठीक, तो जो सस्वर पठन होता है उसको दो भाग में फिर से पुनः बांटा जाता है। एक आपका व्यक्तिक पठन और दूसरा होता है आपका सामूहिक पठन। उसी तरीके से आपका जो मौन पठन होता है उसको भी दो भागों में बांटा जाता है। देखते हैं कौन कौन से भाग। तो इसमें भी एक होता है सर्वप्रथम आपका द्रुत पठन और दूसरा होता है गंभीर पठन। गंभीर पठन। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है कि पठन कौशल के दो प्रकार होते हैं, सर्वप्रथम सस्वर पठन और एक होता है मौन पठन। उसके बाद होता है व्यक्तिक पठन और सामूहिक पठन। ये सस्वर पठन को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। उसके बाद जो मौन पठन होता है उसको फिर से दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक द्रुत पठन और एक होता है आपका गंभीर पठन। इस तरीके से मैं यही आपको जो द्रुत व्यक्तिक पठन और सामूहिक पठन है उसको यही बता देता हूँ। ठीक, तो आपका जो व्यक्तिक पठन होता है यह एक व्यक्ति द्वारा सस्वर पठन क्रिया किया जाता है। ठीक, इसमें क्या है आपका जो व्यक्तिक पठन है तो व्यक्तिक पठन में आपका एक व्यक्ति द्वारा सस्वर पठन किया जाता है। इसमें एक ही व्यक्ति का जो कार्य है वह एक ही व्यक्ति करता है। अब देखते हैं आपका सामूहिक पठन। सामूहिक पठन क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सस्वर पठन किया जाता है। ठीक, ये आपका इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सस्वर पठन किया जाता है। इसमें ऑलरेडी लिखा है समूह। समूह मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा पठन कार्य किया जाता है। इसमें व्यक्तिक पठन मतलब इसमें एक ही व्यक्ति पठन किया करता है। तो इसमें आपका जो एज होता है, एज यह किसके लिए कार्य करता है, ये आपका होता है आपका 9 से 12 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक, और ये होता है इसमें होता है एज जो क्या है आपका 13 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक, ये आपका एज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। ये आपका व्यक्तिक पठन और सामूहिक पठन होता है। वहीं मैं आपको द्रुत पठन और गंभीर पठन को भी यही बता देता हूं कि द्रुत पठन और गंभीर पठन क्या होता है। द्रुत पठन का मतलब होता है यह एक आनंद के लिए किया गया पठन होता है। ठीक, यह जो द्रुत पठन है, द्रुत पठन क्या है, सिर्फ आनंद मात्र के लिए क्या होता है, सरसरी तौर पर इसमें पठन क्रिया किया जाता है। और दूसरा है आपका गंभीर पठन। गंभीर पठन में क्या होता है, अर्थ ग्रहण करते हुए पाठ का केंद्रीय भाव समझने हेतु पठन किया जाता है।
इस तरीके से। ये इसमें आप गंभीर पठन में क्या किया जाता है, एकदम गंभीर रूप में आपका पठन किया जाता है, शब्द का अर्थ समझा जाता है, उसका केंद्रीय भाव समझने के लिए इसको क्या है, गहन पठन के रूप में कार्य किया जाता है। और ये होता है आपका द्रुत पठन। द्रुत पठन यह एक जो पठन होता है, यह सस्त्री तौर पर पठन कार्य किया जाता है। सस्वर पठन क्या होता है, स्वस्वर पठन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना होता है। ठीक, ये जो सस्वर पठन होता है, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, आपका सस्वर पठन कहलाता है। तो आगे देखते हैं आपका सस्वर पठन के गुण। सस्वर पठन के क्या क्या गुण होते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर है आपका सस्वर पठन भावानुकूल करना चाहिए। मतलब यह बता रहा है कि जो पाठ है उसका यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्वर पठन कर रहे हैं, तो भाव अनुकूल मतलब उसके भाव को समझते हुए हमको पठन क्रिया करनी चाहिए। ठीक, अगला है आपका, अगला देखते हैं सस्वर पठन करते समय, सस्वर पठन करते समय विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, इसमें जैसे स्वस्वर पठन कर रहे हैं तो उसमें जो विराम चिन्ह आता है, विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहाँ पास आपको रुकना है। ये आपका स्वर सहित पढ़ना है तो हमको क्या करना है, जो विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम है, इन सब पर क्या है, विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगला है आपका शुद्ध एवं स्पष्ट, शुद्ध एवं स्पष्ट, स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये टॉपिक है आपका शुद्ध एवं स्पष्टता पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे है आपका मौन पठन। मौन पठन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो मौन पठन का तात्पर्य होता है बिना मुंह से आवाज निकाले पाठ, आवाज निकाले पठन क्रिया करना व पाठ का अर्थ ग्रहण करना होता है। ठीक, इसमें जो मौन पठन है, इसमें जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो उसमें क्या है, मौन पठन में बिना मुंह से आवाज निकाले क्या करना है, आपको पाठ का जो पठन किया है करना है और उसका अर्थ भी ग्रहण करना है, मतलब उसका अर्थ, पाठ का अर्थ आपको समझना है, तो इसे कहते हैं आपका मौन पठन। अब देखते हैं आगे मौन पठन का महत्व देख लेते हैं। मौन पठन का महत्व, मौन पठन का महत्व क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसका नंबर पहला है आपका, इसमें पढ़ने से शब्द शक्ति का विस्तार होता है। देखिए, इसमें जैसे मौन पठन करते हैं तो इसमें शब्द शक्ति का विस्तार होता है, मतलब बहुत सारे शब्द क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत कम समय में मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला है आपका इसमें 1 मिनट में लगभग 210 शब्दों का पठन किया जा सकता है, जबकि सस्वर पठन में केवल 170 शब्द ही पढ़ा जा सकता है। देखिए, यह जो टॉपिक है इसमें 1 मिनट में
किसमें? मौन पठन में। मौन पठन में 1 मिनट में तो 10 शब्द पढ़ सकते हैं, लेकिन यहीं जब सशब्द पठन की बात आती है तो इसमें केवल 170 शब्द पढ़ सकते हैं। पढ़ा लगभग 170 शब्द के आसपास पढ़ा जा सकता है। तो इसमें सबसे लाभकारी कौन सा? आपका मौन पठन। मौन पठन आपका क्या है? अत्यधिक शब्दों का निर्माण करता है, शब्द भंडार में क्या करता है? वृद्धि करता है। इसके साथ साथ इसमें गहन अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, इसमें जो क्या है, इसमें गहन अध्ययन किया जा सकता है। जैसे हम लोग मौन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा मन जो क्या है, किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या रहता है? केंद्रित रहता है। तो हम लोग उसका अध्ययन, गहन अध्ययन कर सकते हैं। किसके द्वारा? मौन पठन के द्वारा। मौन पठन के द्वारा हम लोग किसी चीज का गहन अध्ययन कर सकते हैं। मौन पठन के उद्देश्य। मौन पठन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसको देख लेते हैं। आपका मौन पठन का उद्देश्य होता है, पहला, पठित सामग्री का केंद्रीय भाव समझना। जैसे कोई अध्याय पढ़ रहे हैं तो उसका, इस जो मौन पठन है उसका उद्देश्य होता है कि उसका केंद्रीय भाव को आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा है आपका पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना। ठीक, जो पाठ हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उसका उचित निष्कर्ष भी मौन पठन के द्वारा निकाला जा सकता है। अगला है अर्थ ग्रहण करते हुए पठन। ठीक, इसमें जो मौन पठन है उसमें अर्थ ग्रहण करते हुए पठन की क्रिया की जा सकती है। ठीक, तो ये रहा आपका पठन क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगे देखते हैं, अगला कौशल है आपका, चौथा नंबर का कौशल है आपका लेखन कौशल। लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। लेखन कौशल लिखे हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। ठीक, जैसे कोई पाठ लिखा हुआ है या कोई अध्याय लिखा है या कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका क्या है? पढ़ते हुए, लिखे हुए को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना। ठीक, ये होता है आपका लेखन कौशल। ठीक, तो लेखन कौशल के और कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जैसे लेखन कौशल के उद्देश्य। अब लेखन कौशल के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि लेखन कौशल का उद्देश्य होता है चिन्हों अक्षरों का सही ज्ञान। जैसे हम लोग कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें जो चिन्ह आता है, अक्षर आता है, उसका सही सही क्या हो जाता है, हम लोग लिखने से उसका ज्ञान हो जाता है कि आपको कहाँ पास क्या अल्प विराम लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, कहीं पास सही मात्रा लगाना है। ये सब चीजों का क्या है, ज्ञान आपको लेखन कौशल के माध्यम से हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका सटीक व शुद्ध लेखन में सहायक। लेखन में सहायक, देखिए इसमें दिया है सटीक व शुद्ध लेखन में सहायक। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं तो सटीक शुद्ध तरीके से किस तरह से लिखा जाता है, आपका लेखन कौशल ही के द्वारा ही हमको पता चलता है। अगला है आपका भावपूर्ण लिखावट। हम किसी पाठ का भाव समझते हुए हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपका लेखन कौशल होता है। लेखन कौशल के गुण। लेखन कौशल के कौन कौन सा गुण होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लेखन कौशल का पहला जो गुण होता है वह है आपका सुंदर लेख। क्या? सुंदर लेख। ठीक, तो लेखन के द्वारा हमारा जो लेख है, लिखने की क्रिया है, वह बहुत शुद्ध हो जाती है, सुंदर हो जाती है। इसमें अगला है प्रवाहिता एवं क्रमबद्धता। ठीक, इसमें जो लिखने का लय है, तरीका है, वह हमको क्या हो जाता है, पता चल जाता है। अगला पॉइंट है इसका भाषा व्याकरण सम्मत हो। ठीक है, इसमें जो भाषा या व्याकरण के अनुरूप क्या है, कोई भी हम लोग लेखन क्रिया बड़ी आसानी के साथ
कर सकते हैं। अगला है आप इसका अभिव्यक्ति 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 संक्षिप्त स्पष्ट हो। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई पाठ है, कुछ भी के माध्यम से हम लोग लिख रहे हैं, तो अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए? संक्षिप्त व स्पष्ट होनी, छोटे लेकिन क्या होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण लिखा होना चाहिए। ठीक, यहीं पास एक नोट करके लिखिएगा, जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक से पाठक की दूरी 25 सेंटीमीटर, कितना? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मैं क्या हूँ? पाठक, पढ़ने वाला। ठीक है, तो पुस्तक जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो पुस्तक से मेरी दूरी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ठीक, अगला है, इसी में दूसरा नोट ये है कि जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय पुस्तक का 45 अंश का कोण बनना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है? पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा ऐसे रख के नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है ताकि वो क्या है? 45 अंश का कोण आपका बनता हो। ये आपका क्या साइंटिफिक रीजन है? इस तरीके से पढ़ने से आपका क्या है? जो अक्षर है, जो पढ़ने में जो तरीका है, वो सही माना जाता है। तो इसको याद रखें, पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसके अतिरिक्त पुस्तक जैसे पढ़ रहे हैं तो कितने अंश का कोण बनाना चाहिए? 45 अंश का कोण बनाता है। इस तरीके से आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक, अब इसमें जो लेखन, अगला है लेखन शिक्षण की विधियां। लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, इसको मैं बता देता हूं। पहला है आपका मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें लकड़ी या गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर अंगुली फेरने को कहा जाता है। फिर उसके ऊपर पेंसिल को चलाया जाता है। इसमें मारिया मॉन्टेसरी जो है, इसका जो मारिया मॉन्टेसरी इस विधि का प्रतिपादक है, जो कहते हैं कि उन्होंने क्या निर्माण किया? लकड़ी या गत्ते का जो प्लास्टिक से बने अक्षर पर उंगली को सबसे पहले फेरने के लिए कहा जाता है, उसके ऊपर क्या है? पेंसिल को चला जाता है। मतलब यह है कि जैसे गत्ता है या लकड़ी है, उसके ऊपर क्या कुछ अक्षर उभरे हुए होते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? स्पर्श किया जाता है हाथ से, उंगली द्वारा। उसके बाद उसमें जो अक्षर बना रहता है उसके ऊपर पेंसिल को फेरने के लिए कहा जाता है, ताकि जो बच्चा है वो सही तरीके से लिख सके। जैसे उभरा हुआ भाग है, जैसे एम बना हुआ है आपका, क्या है? सर्वप्रथम जैसे ये लकड़ी है या बॉक्स है, जिसमें क्या है आपका? मान के चलिए एम बना हुआ है, उभरा हुआ है। ये क्या है आपका? उभरा हुआ बना हुआ है। ठीक है, ये कागज से थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक, आप इसको जैसे स्पर्श कराएंगे बालक को, उसके बाद क्या करेंगे? इस पर हम लोग पेंसिल से फेरने के लिए बोलेंगे, तो वह बच्चा क्या करेगा? इसके ऊपर ऐसे जैसे निशान बना है वैसे ही क्या करेगा? निशान वह बनाएगा। तो वो बालक का क्या है? लेखन क्रिया क्या होती है? अच्छी होती है, लेखन क्रिया बन जाती है। ठीक, अगला दूसरा क्रम का है आपका रूपरेखा विधि। रूपरेखा विधि क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें बोर्ड पर या स्लेट में लिखा हुआ शब्द को देखकर ही लिखा जाता है। ठीक, जैसे
ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ, या इसलिए बच्चे लोग स्लेट रखे रहते हैं तो उसमें कुछ लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बालकों को बोलते हैं, देख देख के इसको लिखिए। तो वह क्या करते हैं, इसको देखकर जैसा स्वरूप इसका बना रहता है वैसे क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं। ये रूपरेखा विधि हो गया। तीसरा है आपका, तीसरा क्रम का है आपका सुलेख। क्या? सुलेख। सुलेख क्या होता है? सुंदर लेख। यानी जब बालक क्या होता है, लिखना धीरे धीरे करके सीखते हैं तो उसका सुलेख भी क्या हो जाता है, अच्छा बनने लगता है, सुंदर लिखावट बनने लगता है। अगला है आपका अनुलेख। क्या? अनुलेख। अनुलेख क्या होता है, इसको देख लेते हैं। अनुलेख होता है सुंदर लिखावट के लिए, सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख देखकर लिखना। ठीक, जैसे अनुलेख के लिए क्या करना है, जैसे सुंदर लिखा हुआ शब्द है उसी को देख देख कर क्या करना, उसके ही समान प्रतिलेख यानी उसके ही समान क्या करना है, लिखना है, तो इसको बोला जाता है आपका अनुलेख। अगला है आपका श्रुतलेख। कौन सा लेख? श्रुतलेख। इसको आपका बोला जाता है सुनकर लिखना। ठीक, सुनकर लिखना, ये कहलाता है आपका श्रुतलेख। इस तरीका से आपका जो है भाषा कौशल, 4 प्रकार जो भाषा कौशल है उसको हमने डिटेल में जाना कि क्या होता है भाषा कौशल, कितने प्रकार के होते हैं, उनका गुण क्या क्या है, महत्व क्या है, इन सभी के बारे में हमने सीख लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।